हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पर आज कह रहा हूं। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कुछ मेरी मेहनत का भी ख्याल करो। हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा और खम्मा घनी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपके अंदर तक हिला कर रख देगी। आज आपके साथ एक बेहतरीन कहानी पेश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी को। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर और छलावा भूत की है। दरअसल छलावा भूत वो होता है जो आपको छलकर अपने वश में कर लेता है और आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। तो ऐसी ही कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके कलेजा मुंह को आ जाएगा। जनवरी की हड्डियां जमा देने वाली रात थी। उत्तर भारत की एक सुनसान हाईवे पर काले अंधेरे को चीरता हुआ एक पुराना ट्रक अपनी भारी आवाज के साथ दौड़ा चला जा रहा था। ट्रक के चारों ओर सिर्फ घना कोहरा, वीरान खेत और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा था। कभी कभी सड़क के किनारे सूखे पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराती थीं, जैसे अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा हो। ट्रक एक पुराने जमाने का अशोक लेलैंड मॉडल था, जिसकी बॉडी पर जगह जगह जंग लगी हुई थी, लेकिन उसके इंजन में अभी भी जान बाकी थी। ट्रक के केबिन के अंदर डैशबोर्ड पर कुछ मूर्तियां रखी थीं, हनुमान जी, शिव जी और एक काली माता की फोटो, जिनके ऊपर धूल जमी हुई थी। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था विक्रम सिंह, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी। वो एक अच्छा अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो पिछले 10 साल से लंबी दूरी की ट्रांसपोर्टिंग में काम कर रहा था। लंबा चौड़ा शरीर, सांवला रंग और आंखों में वो थकान जो हर रोज हजारों किलोमीटर चलने वाले आदमी की पहचान बन जाती है। उसके हाथों की उंगलियां सिगरेट और गियर की आदतों से सख्त हो चुकी थीं। विक्रम का स्वभाव शांत लेकिन सतर्क था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के हर हाईवे को अच्छी तरह से पहचानता था। वो जानता था कि कब ब्रेक लगाना है, कब गाड़ी छोड़ देनी है और कब दूर से आ रही अनजानी आहट को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहें तो उसे प्रत्येक हाईवे का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसके बगल वाली सीट पर बैठा था उसका नया खलासी, जिसका नाम चंदन था। उम्र में लगभग 24 साल का दुबला पतला लड़का, जिसकी आंखों में अभी जिंदगी को देखने की चमक बाकी थी। चंदन सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही विक्रम के साथ काम पर लगा था। पहले वो किसी फैक्ट्री में हेल्पर था, लेकिन पैसे की जरूरत ने उसे हाईवे पर खींच लिया। उसका चेहरा भोला था और बातों में गांव की सौंधी सी खुशबू थी। चंदन ने स्वेटर के ऊपर एक फटी पुरानी जैकेट पहन रखी थी और उसके हाथों में मोजे की जगह पॉलीथिन लिपटी हुई थी। सर्दी से बचने का उसका देसी तरीका। रात गहराती जा रही थी और ट्रक लगातार अपनी धुन में दौड़ता चला जा रहा था। केबिन में हल्की गर्मी थी, लेकिन बाहर इतनी ठंड थी कि सांस से भाप निकल रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद चंदन ने कहा, भैया आगे कोई ढाबा दिखे तो रोक लेना, भूख बहुत लगी है, दोपहर से कुछ खाया नहीं है। विक्रम ने अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए हुए जवाब दिया, एक पुराना ढाबा है तकरीबन 40 किलोमीटर आगे, पर अब वो बंद पड़ा है कई साल से। लोगों का कहना है कि वहां कुछ ठीक नहीं है। मैं काफी दिनों के बाद इस रास्ते से जा रहा हूं, पर मैंने सुना है कि शायद वो ढाबा बंद हो चुका है। यार इसमें कुछ लड्डू रखे हैं, ऐसा कर उनको खा ले। 3 से 4 घंटे में हम इस हाईवे को पार कर लेंगे, फिर शहर में बढ़िया भोजन करेंगे। तब तक लड्डू खाकर अपनी भूख शांत कर ले। चंदन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, जो भी हो पेट तो भरना ही है। भूखे पेट भूत भी नहीं डराते। चंदन ने एक बैग में से कुछ लड्डू निकाले और उनको खाने लगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी शर्ट की जेब से सिगरेट निकाली, उसे मुंह में लगाया और लाइटर से जला लिया। ट्रक के केबिन में धुएं की हल्की सी परत फैल गई। विक्रम ने ट्रक के पुराने रेडियो का बटन दबाया। कुछ देर तक बस खरखराहट की आवाज आती रही। फिर अचानक एक पुराना गाना चल पड़ा, रात भर जागते हैं हम। गाने की उदासी उस वीरान रात में जैसे घुलती चली गई। सड़क पर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी,
सिर्फ ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती जा रही थी। पेड़ खामोश थे और कोहरे में रास्ता धुंधला होता जा रहा था, लेकिन हवा में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता। पर उन दोनों को उस रात के वीरान खामोशी में अनजाना सा डर महसूस हो रहा था। वहां सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ सर्द रातों की वीरानी में ही जन्म लेता है। थोड़ी देर बाद विक्रम ने कुछ दूरी उसे कुछ दिखाई दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो दूर कहीं पर एक धुंधली सी रोशनी की टिमटिमाहट दिखाई दी। शायद यह वही ढाबा था जिसकी कुछ देर पहले विक्रम और चंदन बात कर रहे थे, या शायद कुछ और हो, किसी का घर हो। लेकिन उस समय उन्हें क्या पता था, वो रात सिर्फ एक सफर नहीं थी बल्कि एक दरवाजा था मौत की दुनिया में दाखिल होने का। ट्रक अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। विक्रम की आंखें हाईवे पर जमी थीं, लेकिन उसके मन के किसी कोने में कुछ बेचैनी सी उठ रही थी। कोई अनकही, अनदेखी बात जो हर सर्द रात में सिर उठाती है और आदमी के जहन में धीरे धीरे घुलने लगती है। करीब आधे घंटे बीत चुके थे। चारों ओर अब और भी ज्यादा कोहरा फैल चुका था। अचानक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक पुरानी इमारत दिखाई दी जो सड़क से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। चंदन ने खिड़की से झांकते हुए कहा, भैया, लगता है कोई ढाबा है। देखो, वहां ट्यूबलाइट जल रही है। विक्रम ने भी सिर घुमाकर देखा। वहां एक टूटा फूटा ढाबा खड़ा था, पर न उसका कोई नाम था न कोई साइन बोर्ड। दीवारों पर सीलन और धूल की परतें थीं। छत से प्लास्टिक की चादरें लटक रही थीं। आसपास के वीरान माहौल में झींगुरों और जंगली जानवरों की उन्हें आवाज आ रही थी। ढाबे की एकमात्र ट्यूबलाइट पीली और टिमटिमाती हुई जल रही थी, जैसे जबरदस्ती रोशनी दे रही हो। यही है क्या वो पुराना ढाबा? चंदन ने धीमे स्वर में पूछा। विक्रम ने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया, नहीं, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं जिस ढाबे की बात कर रहा था वो इस इलाके से आगे है। ये जगह तो अजीब लग रही है। यार चंदन, मैंने तो कभी किसी से इस ढाबे के बारे में सुना ही नहीं है कि इस जंगल में कोई ढाबा भी है। उस ढाबे पर बहुत से लोग खटिया पर बैठकर भोजन कर रहे थे और 2 से 3 ट्रक और कुछ बड़े साधन उस ढाबे के आसपास खड़े हुए थे। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये ढाबा कई साल पुराना है, परंतु ट्रक के दोनों के पेट में भूख गूंज रही थी और शरीर की थकान बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर सोचकर विक्रम ने ट्रक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। जैसे ही दोनों केबिन से नीचे उतरे, एक ठंडी लहर ने उनका स्वागत किया। हवा में कुछ गंध थी। वो गंध कुछ ऐसी थी कि जैसे कि आसपास को जल रहा हो और उसका धुआं वातावरण में फैल रहा हो। शायद वो गंध किसी मांस को जला देने पर आती है, कुछ ऐसी ही थी। पर वो दोनों इस बात को इग्नोर करके ढाबे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ढाबे की ओर बढ़ते कदमों के साथ जमीन पर बिछे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। दरवाजे पर कोई घंटी या आवाज नहीं थी, बस एक भारी चुप सी दीवारें। ढाबे के अंदर दाखिल होते ही एक गाढ़ा सा अंधेरा और सन्नाटा उनके चारों ओर फैल गया। सभी लोग आराम से वहां पर खटिया पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। एक कोने में धुंधली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वो आदमी चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे कि किसी ने इंसान की मूर्ति बनाकर एक कोने में रख दी हो। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, बाल बर्फ की तरह सफेद और बिखरे हुए। उसका चेहरा किसी पुरानी सूखी लकड़ी जैसा दिखता था, झुर्रियों से भरा, और उसके होठों पर अजीब सी जमी हुई मुस्कान थी। सबसे डरावनी बात थी उसकी आंखें, एकदम सफेद, बिना पुतलियों के थीं, जैसे किसी अंधे की नहीं बल्कि किसी ऐसे प्राणी की हों जिसने देखना बहुत पहले छोड़ दिया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे मोतियाबिंद हो गया हो। विक्रम और चंदन कुछ कहने ही वाले थे कि बूढ़े ने बिना एक शब्द बोले, बिना नजरें मिलाए, एक तरफ रखे बर्तनों से 2 थालियां निकालकर उनके सामने रख दी। थाली में रोटियां थीं, सिकुड़ी, अधपकी और जैसे काफी समय पहले बनाई गई हों। साथ में आलू की सब्जी, जो देखने में तो सामान्य थी, लेकिन उसकी महक में कुछ अजीब सा तीखापन था, और एक गिलास पानी जो जमीन के रंग जैसा दिख रहा था, जैसे कि उस पानी में किसी ने मिट्टी मिला दी हो।
वो दोनों चुपचाप अपनी जगह पर बैठे और खाना खाने लगे। खाना खाकर चंदन ने थाली एक बगल रखी और फिर बूढ़े की आंखों की ओर देखा और उससे कहा, कितने पैसे हुए चचा आपके? उसने सामान्य ढंग से पूछा। बूढ़ा हौले से मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडी सनसनी थी, जैसे वो किसी जवाब से नहीं बल्कि उनके सवालों से खेल रहा हो। कुछ पल दोनों शांत बैठे रहे। विक्रम ने आसपास नजर दौड़ाई। अब वहां और कोई नहीं था। सभी लोग खाना खाकर जा चुके थे। विक्रम अपने मन ही मन में सोचता है, इतनी जल्दी लोग कहाँ गए? लोग खाना खाकर चले भी गए और मुझे पता भी नहीं चला। बधी अजीब सी बात है। पर विक्रम ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विक्रम ने ध्यान से उस ढाबे को देखना शुरू किया। उस ढाबे की दीवारों पर ताजे पेंट की जगह पुरानी सी कालिक थी और छत पर जाले लटक रहे थे। हर कोने में जैसे कोई छुपा बैठा हो जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। चंदन ने धीमे से विक्रम से फुसफुसाकर कहा, भैया कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको ये सब? विक्रम ने बस अपना हाँ में सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और अपना खाना खाने लग गया। वे दोनों चुपचाप खाने लगे। चंदन ने एक और मुंह में डाला लेकिन चबाते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी सब्जी में एक अजीब सी कड़वाहट थी। विक्रम भी खाना खा रहा था लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो खाने की बजाय कुछ सोच रहा हो। वो अपने मन यही सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब सा तो हो रहा है, पर क्या? ढाबे के बाहर की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। दरवाजा हर झोंके में खड़कता था और कहीं दूर से जैसे किसी जानवर के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी किसी जानवर की होनी चाहिए। खाना खाते खाते विक्रम ने अपने साथी से कहा, चंदन यार मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है यार। ये ढाबा भी अजीब है। पहले तो यहाँ कई लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, फिर वो सभी अचानक से गायब हो गए। हमें उनके बारे में पता भी नहीं चला। चंदन ने कहा, आप सभी कह रहे हो भैया, पर अपने को क्या है, पहले खाना खा लेते हैं, बाद में देखेंगे। ढाबे में खाना खा लेने के बाद कुछ पल दोनों वहीं बैठे रहे। बूढ़ा अब भी चुपचाप अपनी जगह बैठा था। उसकी सफेद निर्जीव आंखें एकटक उसी दीवार को देख रही थीं, जैसे वहां कोई अदृश्य पर्दा हो जिसके पीछे कोई दूसरी ही दुनिया चल रही हो। न उसने कोई बात की, न कोई हरकत की। उसकी चुप्पी उसके पूरे वजूद से ज्यादा भारी लग रही थी। चंदन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भैया मैं जरा बाहर जा रहा हूं, पेशाब लगी है। विक्रम ने बस सिर हिलाया, जैसे अभी भी किसी सोच में डूबा हो। चंदन उठकर बाहर की ओर चला गया और विक्रम ढाबे के बाहर ट्रक के बोनट के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने जेब से बीड़ी निकाली, लाइटर से उसे सुलगाया और एक लंबा कश लिया। बीड़ी की आग से उसके चेहरे पर हल्की लालिमा फैला रही थी, लेकिन उस ठंडी हवा में वो गर्माहट ज्यादा देर टिक नहीं पा रही थी। चारों ओर कोहरा अब और भी गहरा हो गया था। सड़क अब साफ दिखनी बंद हो चुकी थी। दूर खेतों में बस अंधेरा, और अंधेरे के पार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जैसे दुनिया वहीं खत्म हो जाती हो। विक्रम ने एक और कश लिया और तभी उसकी गर्दन के पीछे से किसी के गर्म गर्म सांसें महसूस हुई। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और उससे कुछ कहना चाह रहा है। विक्रम ने गर्दन थोड़ा मोड़ी और पीछे की ओर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ बो वीरान जंगल था। उधर चंदन को गए हुए भी काफी टाइम हो गया था। अचानक से विक्रम की नजर उस ढाबे पर पड़ी दी थी। ढाबे की टूटी खिड़की के पीछे वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अंदर बैठा था, पर अब खड़ा। उसकी सफेद आंखें सीधी विक्रम को घूर रही थीं। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे कि यह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं है। वो वहां खड़ा था, पर फिर भी उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। वो बूढ़ा विक्रम को घूर घूर कर देख रहा था। विक्रम चौंकते हुए पलटा और चिल्लाया, ओए! क्या देख रहा है बे? लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर फिर से खिड़की की ओर देखा,
वहां कोई नहीं था। खिड़की खाली थी, सिर्फ हवा, टूटी लकड़ी और लटकती पट्टियां। विक्रम कुछ पल तक जड़ बना खड़ा रहा। उसकी उंगलियां बीड़ी के साथ कांप रही थीं। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की। शायद भ्रम था, शायद कोई परछाई रही होगी, लेकिन वो जानता था कि उसने जो देखा वो भ्रम नहीं था। वो बूढ़ा वहां था और वो उसे देख रहा था। उसी समय चंदन ढाबे के पीछे से लौटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा कुछ बदला हुआ लग रहा था। आंखें खुली थीं। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा खुली हुई थीं और बोसे है वो अपने पलक भी नहीं झपका रहा था। विक्रम ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ बे, तू ठीक है? चंदन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फिर कुछ पल बाद बोला, भैया, जब मैं पेड़ के पास गया था पेशाब करने तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। विक्रम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। फिर कौन था? चंदन ने निगलते हुए जवाब दिया। मैं फौरन पलटा, पर वहां कोई नहीं था। मैं समझा शायद आप होंगे, लेकिन आप तो यहां खड़े थे। विक्रम कुछ नहीं बोला। दोनों के बीच कुछ देर तक एक अजीब सी चुप्पी पसरी रही। वो चुप्पी जो किसी डर के बोलने से पहले आती है। हवा अब तेज बह रही थी और ढाबे की छत पर लगे टिन की चादरें खड़कने लगी थीं। ढाबे की ट्यूबलाइट अब और ज्यादा झपक रही थी, जैसे वो भी थक चुकी हो, जैसे वहां अब और रोशनी देने की कोई वजह नहीं रही। चंदन ने धीरे से कहा, भैया, कुछ गड़बड़ है इस जगह में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विक्रम ने भी अब महसूस किया उस ढाबे के आसपास की हवा में कुछ था, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन हर सांस के साथ महसूस होता है। कुछ तो था उस जगह में जो इंसानी नहीं था। ढाबे से निकलने के बाद ट्रक फिर उसी वीरान हाईवे पर धड़धड़ाता हुआ चल पड़ा था। कोहरा अब और घना हो चुका था और ट्रक की हेडलाइटें मुश्किल से ही आगे की सड़क दिखा पा रही थीं। हवा अब हड्डियों में उतरने वाली ठंड लेकर चल रही थी। रेडियो अब कोई आवाज नहीं पकड़ पा रहा था, बस एक सूखी सी सरसराहट और कभी कभी टूटी फूटी आवाजें आती जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कह रहा हो। विक्रम ने ट्रक की विंडशील्ड पर जमा हो रही भाप को साफ किया और चंदन की ओर देखा। क्या रे, सो गया क्या? चंदन खिड़की के पास बैठा था, सिर थोड़ा झुका हुआ था और वो अपनी तिरछी आंखों से खिद्दकी के बाहर कुछ देख रहा था। उसने बिना विक्रम की ओर देखे जवाब दिया, नहीं भैया, अभी तो जागा हुआ हूं, बस ठंड बहुत लग रही है। पता नहीं इतनी ठंड क्यों है। उसकी आवाज अब कुछ बदल गई थी, पहले जैसी हल्की और चंचल नहीं रही। अब उसमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसका गला बैठ गया हो। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे तेरी आवाज बड़ी अजीब सी लग रही है आज, सर्दी लग गई क्या? चंदन ने उस पर एक नजर डाली और विक्रम की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट कुछ पल के लिए विक्रम को असहज कर गई, लेकिन वो समझ नहीं पाया क्यों। चंदन की मुस्कुराहट अब पहले जैसे मजाक वाली नहीं थी। उसके होंठ थोड़े खिंचे हुए, जैसे किसी बेजान गुड़िया के चेहरे पर हंसी खींच दी गई हो। उसकी दांतें हल्की पीली थीं और एक कोना नीला पड़ चुका था, जैसे कहीं खून जम गया हो। हाँ भैया, बहुत ठंड है, बहुत ठंड, चंदन ने दोहराया। विक्रम ने उसकी ओर देखा पर फिर नजरें हटा लीं। विक्रम ने सोचा कि शायद चंदन थक चुका है या फिर उसे नींद आ रही है। उसे कुछ अलग तो लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। चंदन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी गर्दन अब थोड़ी अजीब सी झुकी हुई थी, मानो कंधे से टूटकर लटक रही हो, लेकिन वो बिना किसी दर्द के बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें गहरी और बड़धी हो चुकी थीं और उसकी पुतलियां कभी कभी हल्के नीले रंग में चमक जाती थीं, जैसे किसी अंधे कुएं के अंदर से कोई झांक रहा हो। विक्रम ने एक बार फिर देखा, तेरा चेहरा कुछ सूजा सूजा लग रहा है बे, ढाबे का खाना तो ठीक था ना? चंदन ने फिर से मुस्कुराया, वही अजीब सी मुस्कान। सब ठीक है भैया, बस थोड़ा थका हूं। विक्रम ने ट्रक की खिड़की बंद कर दी और हीटर चालू कर दिया।
उसने कुछ भी और नहीं कहा, पर अंदर कहीं ना कहीं उसका मन बेचैन था। वो अपने मन सोच रहा था कि चंदन पहले तो एकदम ठीक था, लेकिन जब से हम उस ढाबे पर से खाना खाकर आए हैं तब से कुछ न कुछ अजीब सा हो रहा है। पर विक्रम ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था और अपने ट्रक को चलाने में ध्यान देने लगा। उसका ट्रक तेजी से सटी ढक पर दौड़ता चले जा रहा था। चंदन अब बातें कम कर रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर पल भारी होती जा रही थी। ट्रक के केबिन में अब एक अजीब सी गंध आने लगी। वो गंध कुछ ऐसी थी जैसे कि कोई मांस जल रहा हो। विक्रम ने अपनी नाक बंद करके अपने आप से कहा, अब ये मांस की बदबू यहाँ कहाँ से आ रही है? लेकिन विक्रम, जो सालों से सड़कों पर रातें काट चुका था, अब उन संकेतों को अनदेखा कर रहा था। उसका मन जैसे कुंद होता जा रहा था। हर बार जब वो चंदन की ओर देखता, उसे उसकी शक्ल कुछ अजीब लगती, लेकिन अगले ही पल वो सोचता, शायद चंदन बहुत थक गया है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। ट्रक अब एक वीरान पतली सड़क पर था। चारों ओर जंगल थे, पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलती हुई, मानो अंधेरे में कोई कुछ फुसफुसा रहा हो। कोहरा अब और गाढ़ा हो चुका था और ट्रक की हेडलाइटें बार बार झपक रही थीं, जैसे किसी ने बिजली की के तारों पकड़कर झटका दिया हो। विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका और लंबी सांस भरी। एक पल को उसने आंखें बंद की। चंदन, उसने धीमी आवाज में कहा, तेरी भाभी की बहुत याद आ रही है आज। चंदन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की और आगे कहा, शालू, जब मैं रात में लेट आता था तो वो दरवाजे पर बैठी इंतजार करती थी। कभी कुछ कहती नहीं थी, बस मेरी आंखों में देखती थी और मैं सब समझ जाता था। उसकी आवाज में नमी थी, आंखें एक पल के लिए नम हो गई थीं। कभी कभी सोचता हूं ट्रक छोड़ दूं, पर फिर लगता है यही तो बचा है अब मेरी जिंदगी में। चंदन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी सामने सड़क पर जमी थीं, टकटकी लगाए हुए, जैसे कुछ देख रहा हो। और फिर ट्रक की हेडलाइट्स एक झटके से बंद हो गईं। अंधेरे ने पूरा केबिन निगल लिया। रेडियो जो कब से खामोश था, अचानक तेज फुसफुसाहट करने लगा और फिर एकदम से उसमें एक औरत की चीख गूंजी। ऐसी चीख जो किसी की आत्मा तक को चीर दे। विक्रम। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि विक्रम का शरीर हिल गया। विक्रम झटका खाकर अपनी जगह पर बर्फ के जैसे जम गया। वो ट्रक को रोककर अपने आसपास देखने लगा, पर वहां पर कोई नहीं था। विक्रम घबराकर हैंडल पकड़कर सीधा होकर बैठ गया। विक्रम अपने आप से कहता है, यह आवाज कहां से आई? कहीं मेरा वहम तो नहीं है? पर यह वहम कैसे हो सकता है? मैंने खुद ने तो वो आवाज सुनी है। और तभी ट्रक की हेडलाइटें फिर से जलीं और सड़क पर कुछ परछाइयां दौड़ती दिखाई दीं, मानो कोई इंसान ट्रक के ठीक सामने भाग रहा हो, पर जैसे ही ट्रक पास पहुंचता वो गायब हो जाता। विक्रम मन ही मन में कह रहा था, अब ये क्या बवाल है। फिर अचानक से कोई इंसान उस ट्रक के सामने आ जाता है। विक्रम ट्रक के ब्रेक लगाता, उससे पहले ही ट्रक उस आदमी के ऊपर चेरैच चूका था। उस आदमी की एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज गई। विक्रम डर से पसीना पसीना हो चुका था। उसका शरीर कांपने लग गया। वो सोचने लग गया, अब ये कौन आ गया ट्रक के नीचे? हे भगवान, अब क्या होगा? भैया, चंदन की आवाज आई, जो अब कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं था। वो मस्ती के मूड में लग रहा था। वो जोर से हंसा और विक्रम से कहने लगा, भैया, ट्रक के नीचे कुछ है। विक्रम ने चंदन की ओर देखा और उससे पूछा, मतलब तुझे भी लगा कि यहां पर कोई है? मतलब मेरा वो भ्रम नहीं था। यहां पर कोई तो है जो हम पर नजर रखे हुए है। पर क्या है वो? विक्रम ने बिना सोचे ब्रेक दबाया। ट्रक जोर की आवाज के साथ रुका और पहियों से धुआं उठने लगा। वो तुरंत दरवाजा खोलकर नीचे कूदा और नीचे झुककर देखने लगा, पर उस ट्रक के नीचे कुछ नहीं था। न इंसान, न जानवर, न कोई और।
वो ट्रक के चारों टायर को चेक करने लगा, लेकिन वहां पर कोई खून मांस आदि के कोई भी निशान नहीं थे। अबे चंदन, तूने बोला था कि... वो बोल ही रहा था कि उसके कंधे पर चंदन का हाथ पड़ा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, इतनी ठंड जैसे बर्फ की सिल को छू लिया हो, और वो कंपा गया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में विक्रम ने सड़क के बाईं ओर देखा, और वहां कुछ था। उस एसिड ढाक के किनारे एक औरत खड़ी हुई थी। उसने लाल साड़ी हुई थी, बाल खुले, आंखें नीची, और उसके पैरों में बंधी पायल छन छन कर रही थी। लेकिन वो पायल की आवाज बहुत धीमी नहीं, बल्कि बहुत भारी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी खंडहर में बज रही हो। और वो औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। विक्रम की सांसें थम गईं, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि जो औरत आगे बढ़ रही थी वो हूबहू उसकी पत्नी शालू जैसी लग रही थी। उसका चेहरा, उसकी चाल, यहां तक कि माथे पर बिंदी भी वैसी ही थी। लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे उसकी पुतलियां किसी ने गायब कर दी हो। वो आंखें काली और गहरी थी, और उनमें सिर्फ अंधेरा था। शालू? विक्रम की जुबान सूख गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो औरत अब बस 10 कदम दूर थी। चंदन ने उसके कान में धीरे से कहा, भैया देखो, भाभी जी तुम्हारे लिए आई है। भैया देखो ना, आज भाभी जी कितनी सुंदर लग रही है ना। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत अब और पास में आ गई। विक्रम कहता है, तुम शालू नहीं हो, बल्कि कोई और हो। तुम मेरी शालू नहीं सकती। तभी वो था। औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसके चेहरे की त्वचा हल्की काली हो चुकी थी, और पायल की आवाज अब जैसे विक्रम के सिर के अंदर बज रही थी। रिह कर पर आ गए थे। छन छन छन। वो औरत दिखने में अब भयानक लग रही थी, और चंदन विक्रम से कह रहा था, भैया देखो ना, भाभी आपको बुला रही है, और आप कह रहे हो कि ये भाभी नहीं है। अब वो औरत अपने असली डरावने रूप में आ चुकी थी। उसके बाल हवा में खुले हुए लहरा रहे थे, उसके पैर पीछे की तरफ हो चुके, उसके दांत एकदम काले हो गए, और उनसे किड्ढे निकलने लग रहे थे। विक्रम ने जोर से चंदन को आवाज दी और कहा, चंदन जल्दी भाग यहां से। और विक्रम ट्रक में चरच गया और ट्रक को स्टार्ट किया। फिर उसने देखा कि चंदन तो ट्रक के केबिन में ही बैठा हुआ है, और चंदन ने अचानक से विक्रम से कहा, भैया आप नीचे क्यों उतरे? विक्रम ने घबराई हुई नजरों से चंदन की ओर देखा और कहा, कहाँ? अभी जो कुछ हुआ वो तुम्हें नहीं पता। अचानक से जब ट्रक स्टार्ट हुआ तो वो औरत ट्रक के सामने खड़ी हुई दिखाई दी। फिर जब विक्रम ने गियर डाला तो पल भर में वो औरत वहां से गायब हो गई। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और ट्रक की हेडलाइट बस कुछ मीटर दूर तक ही देख पा रही थी। रास्ता वीरान, और कोहरा इतना गाढ़ा कि सामने खड़ा आदमी भी दिखे तो धुंधला लगे। विक्रम की आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन दिमाग अजीब सी बेचैनी से भरा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर थरथरा रही थीं, और दिल की धड़कनें अब अनियमित हो चली थीं। चंदन अब उसके पास बैठा था, लगातार उसी बेमतलब मुस्कान के साथ आगे देखे जा रहा था। रात का वक्त था, और हाईवे की वीरानी को तोड़ ढहते हुए ट्रक आगे बढ़ा जा रहा था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल के पेड्ढों पर जब ट्रक की हेडलाइट पेडीडीएच रही थी तो जंगल के वो पेड्ढ किसी हड्डियों के ढांचे जैसे कंकाल दिखाई दे रहे थे। विक्रम की आंखें भारी हो रही थीं, लेकिन वो सड़क पर ध्यान टिकाए वो ट्रक आगे बढ़ा रहा था। पर तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम के रोंगटे खड़दधे कर दिए। अचानक से उन्हें सामने वही ढाबा फिर से दिखाई दिया। उसकी टूटी फूटी दीवारें, जली बुझी ट्यूबलाइट और सूखे पेड़ों के बीच फैला हुआ वो सन्नाटा, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़दधे हो जाए। विक्रम ने चौंक कर ब्रेक मारे। ट्रक एक झटके में रुक गया। ये तो वही ढाबा है जो पीछे छूट चुका था, जहां हमने खाना खाया था, विक्रम ने अपने पास से बुदबुदा कर कहा। विक्रम ने कहा, अरे चंदन इधर देख, शायद ये वही ढाबा है।
और हम इस जंगल में खो चुके, हमारे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। पर चंदन की कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने बगल में देखा, लेकिन उसके बगल वाली सीट खाली थी। चंदन वहां से गायब था। अबे चंदन, ओए चंदन कहाँ चला गया अबे? विक्रम जोर जोर से चंदन को आवाज लगाने लगा। विक्रम की आवाज रात की वीरानी में गूंजती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका माथा ठनका। वो सोच रहा था चंदन का बिना आवाज किए ट्रक से उतरना। कोई हलचल नहीं की। ये सब कुछ बहुत अजीब था। उसने ट्रक के चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। वो ट्रक से नीचे उतरा और आसपास चंदन को देखने लगा। वो ढाबे की ओर बढ़ा, वहीं जहां से पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचा, उसे कुछ सुनाई दिया। एक मरमराती सी आवाज, जैसे कोई कराह रहा हो। विक्रम ने उस आवाज का पीछा किया। ढाबे के पीछे की झाड़ियों में कुछ हलचल थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो पांवों की गति धीमी करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ रहा था। तभी उसने वहां पहुंचकर कुछ ऐसा देखा कि उसके डर से रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें थम गईं। उसका खून जम गया। वहां एक पुराने नीम के पेड़ से किसी की लाश लटक रही थी। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि चंदन की लाश थी। चंदन की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। मुंह से काला खून रिस रहा था। उसकी गर्दन अजीब सी ऐंठी हुई थी, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मरोड़ दिया हो। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे। विक्रम का शरीर कांपने लगा। पैर जैसे जमीन में गड़ गए। पर सारा खौफ तब चरम पर पहुंच चुका था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि वो अब भी उछलकर बाहर आ जाएगा। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो किसी के भी रोंगटे खड्डे कर दे। जब उसने देखा कि चंदन की लटकती हुई लाश के पैरों के नीचे कोई बैठा था, वो वही बूढ़ा था। उसकी सफेद आंखें थीं, झुकी पीठ, कांपते हाथ। बूढ़ा चंदन के पैरों को किसी धारदार हथियार से चबाकर खा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वो किसी जानवर की तरह गुर्राकर मांस नोच रहा था। चंदन, विक्रम के मुंह से निकला, मगर वो खुद नहीं जानता था कि ये शब्द निकले कैसे। बूढ़ा वहीं रुक गया। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी और विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें अब बिल्कुल लाल थीं, जैसे जलते अंगारे। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जम चुके थे। फिर उस बूढ़े ने एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा मुंह से निकाला और विक्रम की ओर उछाल दिया। मांस विक्रम के पैरों पर गिरा और तभी हवा में चीखों का तूफान उठ खड़ा हुआ। चारों ओर से जाने पहचाने और अनजाने लोगों की चीखें, कराहें और मुरझाए हुए चेहरों की परछाइयां हवा में उभरने लगीं। ढाबा अब सिर्फ ढाबा नहीं रहा, वो एक नरक का दरवाजा बन चुका था। विक्रम की सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं। वो जैसे तैसे उस भयानक दृश्य से अपनी नजरें हटाकर उलटे पांव भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम के साथ लग रहा था मानो जमीन उसके नीचे से खिसकती जा रही हो। वो ट्रक की ओर दौड़ा, उसी ट्रक की ओर जो अभी कुछ देर पहले ही बंद पड़ा था। जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, भैया, किसी ने पुकारा। विक्रम ने सिर घुमाया। वो चंदन था। भैया, जल्दी आइए, हमारी जान यहां नहीं बचेगी। वो ढाबा, वो बूढ़ा, सब छलावा है। हमें निकलना होगा यहां से। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रम ने चंदन को देखकर घबराते हुआ कहा, चंदन, तू? तेरा तो शव लटक रहा था। वो मैं नहीं था भैया, वो एक छलावा था। मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वक्त है, हम बच सकते हैं। मेरे पीछे आइए जल्दी, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। चंदन की आवाज में हड़बड़ी थी, घबराहट थी और कुछ ऐसा जो विक्रम को झकझोर गया। कहाँ चलना है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। आगे एक घर है जंगल में, तांत्रिकों का पुराना ठिकाना था। वहां उसकी शक्ति नहीं चलती, वहीं हम सुरक्षित रह सकते हैं। इतना कहकर चंदन ने जंगल की ओर दौड़ लगा दी। विक्रम अभी भी अचंभे में था, लेकिन उसके भीतर डर अब जान बचाने की आखिरी चिंगारी बन चुका था। उसने एक झिझक भरी सांस ली और चंदन के पीछे पीछे घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा।
जैसे ही वह जंगल के भीतर दाखिल हुआ, पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़ती चली गईं, जैसे रास्ता बंद कर रही हों। चारों ओर अजीब सी घुटन, मिट्टी से सड़ांध की बू और हर ओर से आती असामान्य आवाजें, जैसे कोई हर पेड़ के पीछे खड़ा हो, उसे देख रहा हो। चंदन, विक्रम ने कई बार आवाज लगाई, चंदन कहाँ है तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ता गया और तभी सामने एक आकृति दिखाई दी। एक इंसान धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा था। शरीर की बनावट कुछ जानी पहचानी सी थी, कद, चाल और छाया जैसे वो किसी पुराने परिचित की हो। कौन है? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। जैसे जैसे वो व्यक्ति पास आता गया, विक्रम की आंखें चौड़ी होती गईं। वो चेहरा, उसे वो कहीं देख चुका था, बहुत नजदीक से। विक्रम उस अजनबी चेहरे को घूर रहा था। धुंध, डर और थकावट के बीच उसकी आंखों ने पहचान लिया। रणजीत भाई, आप? सामने खड़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। हाँ विक्रम, मैं ही हूं। विक्रम अवाक था। विक्रम ने रणजीत को देखकर कहा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आप तो कई साल पहले गायब हो गए थे। लोगों ने कहा था कि आप ट्रक समेत कहीं लापता हो गए। सबको लगा था कि या तो लूट लिया गया या ट्रक किसी खाई में गिर गया। रणजीत की मुस्कान अब फीकी पड़ गई थी। वो एक सूखी लकड़ी पर बैठ गया, जैसे सदियों से थका हो। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक रात ट्रक लेकर निकला था। मेरे साथ भी एक नया खलासी था, उसका नाम था रवि। रास्ते में हमें एक ढाबा दिखा, सुनसान, टूटा फूटा, जैसे किसी और दुनिया का हो। हम भी भूखे थे, यहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गए। विक्रम बिना पलक झपकाए रणजीत की बातों को सुन रहा था। हमने वहां खाना खाया और फिर अजीब चीजें होने लगी। रवि को किसी ने खींच लिया और जब मैं भागा तो वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन वो रवि नहीं था, वो सिर्फ उसका चेहरा पहने एक छलावा था। मैं भी उस ट्रक में कई मील तक उसके साथ चला, बात करता रहा, पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि उसके बोलने का अंदाज बदल गया है। वो अब इंसान ही नहीं रहा। रणजीत का चेहरा पीला पड़ गया। मैं जान बचाकर जंगल में भागा और तब से यही हूं। यही जंगल उस ढाबे से जुड़ा हुआ है। जो भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, वो या तो खुद छलावा बन जाता है या फिर मर जाता है। विक्रम अब और भी कांपने लगा। लेकिन रणजीत भाई, मुझे चंदन यहाँ लाया। वही कह रहा था कि एक घर है, वहां जान बच सकती है। रणजीत के चेहरे पर भय साफ था। नहीं विक्रम, वो चंदन नहीं था। वो तो उसी रात मर चुका था जब तुमने उसका शव पेड़ से लटका देखा था। तुम्हें यहाँ लाने के लिए वही छलावा उसका रूप लेकर आया था। वो चाहता है कि तुम भी यहीं फंस जाओ, जैसे मैं फंसा था। विक्रम का गला सूखने लगा। हर चीज अब और उलझती जा रही थी। अब क्या करें रणजीत भाई? रणजीत धीरे से उठा और अपनी जेब से एक पुराना फटा हुआ नक्शा निकाला। रणजीत ने विक्रम से कहा, इस जंगल में एक पुराना रास्ता है, तांत्रिकों का रास्ता। उसे सिर्फ वही देख सकता है जो अपने डर पर काबू पाले। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन डर मुझे रोक देता है। पर शायद हम दोनों मिलकर निकल सकते हैं। आओ मेरे पीछे चलो। बहुत समय नहीं बचा, वो हमें महसूस कर रहा है। रणजीत आगे बढ़ा, विक्रम उसके पीछे, और फिर शुरू हुई जंगल की सबसे खौफनाक रहस्यमयी यात्रा। रणजीत और विक्रम अब जंगल के उस हिस्से में थे जहां पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी तक नीचे नहीं पहुंच रही थी। चारों ओर झींगुरों की आवाज, सूखी टहनियों के टूटने की चरमराहट, और बीच बीच में जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो। अदृश्य। कुछ देर बाद वे दोनों एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी काला था, जैसे उसकी गहराई में अंधकार ही बसता हो। यह है वो नदी, रणजीत ने कहा। इसे पार करते ही एक पुराना गांव आएगा, वहां से रास्ता मिलेगा और शायद बच निकलेंगे। इतना कहकर वो खुद बिना हिचक के उस काले पानी में उतर गया। पानी में उतरते ही उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला सा लगने लगा, जैसे किसी धुएं की परछाई हो। विक्रम जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा और पानी में पैर रखने ही वाला था, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, रुको।
कानों में एक भारी फूटी हुई सी आवाज गूंजी। विक्रम चौंक कर पीछे मुड़ा। उसकी सांसें थम गईं। एक साधु जैसा दिखने वाला आदमी, भगवा कपड़े में लिपटा हुआ, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में चिमटा पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, बाल जटाओं में बंधे हुए और शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में चेतावनी की आग थी। मत उतरो उस नदी में, उसने विक्रम से कहा। वो नदी नहीं, वो तो एक खाई है, नीचे सिर्फ मौत है। विक्रम का पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसने उस साधु को फिर गौर से देखा। वो साधु पेड़ों की आड़ से जैसे अचानक प्रकट हुआ था। उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे, लेकिन वो हवा में तैर भी नहीं रहा था। वो जैसे प्रकृति से जुड़ा कोई प्राचीन तत्व था। पर वो रणजीत है, मेरा पुराना साथी, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज खुद ही कांपने लगी। साधु की आंखें और चमक उठी। तूने खुद कहा ना, तूने चंदन की लाश देखी थी, फिर भी उसके पीछे चला। अब वही गलती फिर मत दोहरा। रणजीत अब रणजीत नहीं रहा, वो छलावे का हिस्सा बन चुका है। वो तुझे भी खींचकर उसी खाई में ले जाएगा जहां और भी बहुत से ट्रक ड्राइवर हमेशा के लिए खो गए हैं। अब नदी के बीच खड़ा रणजीत विक्रम को घूर रहा था। विक्रम, उसकी बात मत मान, जल्दी आ। ये साधु नहीं, यही असली छलावा है। अब दोनों तरफ से आवाजें आ रही थीं। एक बार फिर विक्रम को फैसला करना था, किधर जाए, कौन सच है? क्या वही जो वर्षों बाद मिला पुराना साथी, या वो साधु जिसकी आंखों में भयंकर रहस्य था लेकिन चेतावनी भी सच्ची लग रही थी? विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं और वो ठिठका खड़ा था उस काली नदी के किनारे, मौत के मुहाने पर। रणजीत नदी के भीतर से चीख रहा था। उसका चेहरा पहले की तरह ही विक्रम को जाना पहचाना लग रहा था, पर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रणजीत ने नदी के अंदर से कहा, विक्रम, जल्दी से कूद इस नदी में, यही रास्ता है। ये जो बूढ़ा खड़ा है ना, ये साधु नहीं, यही असली छलावा है, ये तुझे मार डालेगा। विक्रम का मन डगमगा गया। उसकी सांसें भारी हो गईं। वो एक कदम पीछे हटा और फिर दोबारा नदी की ओर देखने लगा। कौन है सही, कौन है झूठा? उसका दिमाग जैसे घूमने लगा था। इसी बीच पीछे से कुछ पत्ते चरमराए। विक्रम ने पलटकर देखा। वो चंदन था जो कि जंगल में से दौड़ दहाते हुए उनके पास आ रहा था। अब विक्रम बुरी तरह डर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? चंदन ने विक्रम को आवाज लगाई, भैया। चंदन की आवाज डूबी हुई, थरथराती और खौफ से भरी हुई थी। भैया, जल्दी नदी में कूदो, ये साधु नहीं है, ये छलावा है, ये हम दोनों को मार डालेगा। अब दोनों ओर से एक ही बात, एक ही आग्रह, कूदो, जल्दी कूदो। चंदन और रणजीत दोनों काले पानी में खड़े थे। उनके हाथ विक्रम की ओर फैले हुए थे। उनके चेहरे अब उतने इंसानी नहीं रहे थे। विक्रम का पैर जैसे अपने आप नदी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी साधु ने उसकी कलाई थाम ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे लोहे की जंजीर हो। उसकी आंखें अब लाल नहीं, गहरी नीली हो गई थीं और उसके होंठ मंत्र बुदबुदा रहे थे। कोई प्राचीन भाषा जिसे समझना नामुमकिन था, लेकिन सुनते ही जैसे रूह तक कांप उठे। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैली और नदी, चंदन और रणजीत सब अचानक अदृश्य हो गए। अब वहां कोई नदी नहीं थी, नीचे सिर्फ सूखी पत्थर भरी जमीन थी। वहां तो कोई पानी कभी था ही नहीं, वहां गहरी खाई थी। विक्रम के घुटने कांप गए। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और होंठ कांपते हुए बोले, बाबा, मुझे बचा लीजिए, मुझे यहां से निकाल दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता, मैं उस छलावे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। साधु ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। उसकी हथेली से एक अजीब गर्माहट निकली, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में भर रही हो। विक्रम की धड़कनें अब सामान्य हो रही थीं, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस भ्रम, उस धोखे, उस मौत के नजदीक की यादों से झंझना रहा था। बेटा, साधु बोला। उसकी आवाज अब भारी नहीं,
बल्कि किसी पिता की तरह थी। तू बहुत नजदीक पहुंच गया था उस मौत के दलदल के। वो जो तू देख रहा था वो नदी नहीं थी, वो खाई थी जिसने सैकड़ों जानें निकली हैं। चंदन और रणजीत अब इस दुनिया में नहीं है। जो तूने देखा वो उनका रूप लेकर आया छलावा था। उसकी माया इतनी गहरी है कि अच्छे अच्छों की बुद्धि डगमगा जाती है। विक्रम अब भी जमीन पर बैठा कांप रहा था। अब क्या होगा बाबा? क्या वो मुझे फिर ढूंढेगा? साधु ने आकाश की ओर देखा। हवा फिर से सर्द हो चली थी। उसका काम अधूरा है और अधूरे काम वो कभी छोड़ता नहीं। साधु की गोद में सिर रखे बैठा विक्रम अब थोड़ा स्थिर हो चुका था, लेकिन उसके भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। उसकी सांसें धीमी थीं, मगर निगाहें साधु के चेहरे पर टिक गई थीं। बाबा, विक्रम की आवाज भर्राई हुई थी। ये छलावा आखिर है क्या? ये कौन है? क्यों लोगों को मारता है और कैसे किसी के जैसे रूप धर लेता है? साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा अब और भी गंभीर हो गया था। उसने गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी मगर गूंजती हुई, मानो जंगल की हवा भी उस कहानी को सुनने को थम गई हो। छलावा सिर्फ कोई आत्मा नहीं है बेटा, ये एक शाप है। एक ऐसा शाप जो उस जगह से जुड़ा है जहां तुमने ट्रक रोका था। वही ढाबा, वही टूटी फूटी जगह जहां सैकड़ों बेगुनाहों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। बरसों पहले वहां एक नरबली दी गई थी। एक तांत्रिक ने वहां अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें, उसकी मां की आंखों से बही खून की धार, सब कुछ उस जमीन में समा गया। और तभी जन्म हुआ छलावा का। विक्रम सिहर उठा। छलावा न तो आदमी है, न औरत, न बूढ़ा, न जवान। वो हर उस शक्ल में आ सकता है जिससे तुम जुड़ाव महसूस करते हो। किसी प्रिय, किसी अपने, किसी दोस्त के चेहरे में उतर जाता है और फिर धीरे धीरे तुम्हारे मन पर काबू पा लेता है। साधु ने विक्रम की आंखों में झांका। तुमने देखा ना, चंदन की शक्ल में वो तुम्हारे साथ ट्रक में बैठा था। तुम्हारी आदतें जानता था, तुम्हारा नाम ले रहा था, बात कर रहा था जैसे वो ही असली हो। लेकिन वो नहीं था, वो चंदन कभी था ही नहीं। विक्रम अब कांपने लगा। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। तो मेरा दोस्त चंदन सच में मारा गया था? साधु ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और बहुत ही दर्दनाक तरीके से। जब तुम ढाबे पर रुके थे तभी वो मर चुका था। उस बूढ़े के पैरों के पास जो लाश लटकी हुई थी वो चंदन की ही थी। जो उसके साथ ट्रक में बैठा था वो छलावा था। तुम्हारे मन से खेलता, तुम्हें भ्रमित करता, ताकि तुम खुद अपने पांव से मौत के मुंह में चलो। विक्रम का सिर झुक गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। बाबा, आप कौन हैं? आप वहां कैसे पहुंचे? आपने मुझे क्यों बचाया? साधु की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं, फिर उसने आसमान की ओर देखा। मैं भी कभी एक आम इंसान था, एक ट्रक ड्राइवर। अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक शादी में जा रहा था, ठीक तुम्हारी ही तरह। पर उस रात हमने उसी ढाबे पर रुकने की गलती कर दी। विक्रम ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी सांसें थम गईं। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे वो बूढ़ा हमारे बच्चों को खींच कर ले गया। मेरी पत्नी चीखती रही, लेकिन वो किसी और शक्ल में आ चुका था, मेरी ही शक्ल में। उसने मेरी पत्नी को मुझी की आवाज में बुलाया और जैसे ही वो पास गई, साधु की आवाज भर्रा गई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरा दृढ़ था। सबके सामने उसका गला घोंट दिया मेरे ही हाथों से, और फिर सब गायब। सिर्फ मैं बचा और मेरी आत्मा उसी पल से मर गई थी। तभी मैंने संकल्प लिया कि अब किसी को इस छलावे का शिकार नहीं होने दूंगा। यही जंगल मेरा तपोस्थल है। मैंने यहाँ वर्षों साधना की है ताकि उसके प्रभाव को समझ सकूं और उसकी माया को तोड़ सकूं। विक्रम फफक पड़ा। फफकते हुए विक्रम ने कहा बाबा, अगर आप नहीं होते तो मैं भी चंदन और बाकी लोगों की तरह मर चुका होता। साधु ने धीरे से विक्रम के सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, तू बच गया।
लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। छलावा तुझे छोड़ने वाला नहीं है। वो अपनी शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक या तो वो उसे खा न जाए या फिर उसकी आत्मा भी उसका हिस्सा न बन जाए। बाबा की इस बात को सुनकर विक्रम एकदम शांत हो गया। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। जंगल की हवा एक बार फिर सर्द हो गई थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और उसकी चीख ने इस चुप्पी में एक और डर भर दिया। साधु के चरणों में बैठा विक्रम अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में थकान थी, दर्द था और भय की एक गहरी परत जो शायद कभी मिट नहीं सकती थी। साधु ने उसके माथे पर भस्म लगाई और कहा, अब तू सुरक्षित है बेटा, लेकिन हमेशा याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर आवाज जो तुझे बुलाए वो भरोसे के लायक नहीं होती। उसके बाद साधु ने मंत्र पढ़े, कुछ राख विक्रम की जेब में डाल दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुझे फिर किसी छलावे से बचाएगी। अब जा, अपनी जिंदगी जी और किसी को भी इस रास्ते पर मत आने देना। विक्रम ने साधु के पैर पकड़ लिए। बाबा, अगर आप नहीं होते तो आज मैं भी इस दुनिया में ना होता। साधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर एक बार आंखें मूंदी और ध्यान में लीन हो गया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां अब कोई जंगल नहीं था, न कोई नदी, न वो टूटा ढाबा। मानो सब एक सपना था या कोई भयानक सच्चाई जिसे जमीन ने निगल लिया हो। वो सीधा अपने शहर लौट आया। हफ्तों कुछ बोल नहीं पाया, बस बंद कमरे में बैठा रहता। लेकिन फिर एक दिन उसने हमें ये पूरी कहानी भेजी। उसने लिखा, मैं विक्रम हूं, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मैं बच गया हूं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक चेतावनी है। अगर आप कभी किसी वीरान ढाबे पर रुकें और कोई अजीब मुस्कुराहट लिए आपका नाम ले तो जरा ठहरिएगा, कहीं वो छलावा तो नहीं। विक्रम की यह कहानी सच्ची है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर अगर आप भी कभी रात के सफर पर निकलें तो एक बार पीछे जरूर देखिएगा। शायद कोई आपकी सीट के नीचे से कह रहा हो, भैया चलो ना।